नमस्कार, पीएनआई टॉक में आपका स्वागत है। मैं पवन राज सिंह और आज आपको मिलवाने वाला हूँ एक खास शख्सियत से। जी हाँ, जो कि जन्म तो हरियाणा में हुआ है लेकिन उत्तर प्रदेश को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाई। लगभग 750 बच्चों के लिए उन्होंने आँखों के इलाज कराए, ऑपरेशन कराए। आइए उनका स्वागत करते हैं विकास जी का। विकास जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच पवन जी। तो विकास जी, सबसे पहले हम और हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके परिवार के, आपकी पृष्ठभूमि, हरियाणा के जीवन के बारे में। फिर नोएडा आए तो जानना चाहेंगे। भैया मेरा जन्म हरियाणा के हिसार जिले में हुआ, जी। मगर जीवन जन्म लेने के बाद जो एक दिमाग की इच्छा होती है वो मेरी समाज के प्रति ज़्यादा थी। मैं परिवार के साथ साथ समाज को भी जीना चाहता था। तो स्टडी लाइफ से जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो मैंने झुग्गी बस्तियों में जाके, स्लम एरिया में जाके उन बच्चों की शिक्षा के लिए, उनको नशा मुक्त करने के लिए एक जीवन का एक लक्ष्य बना लिया था। मेरे परिवार में मैं बताना चाहूँगा, मैं सबसे छोटा हूँ। जी। हम 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं और बहुत अच्छा एक परिवार मेरा हरियाणा में जो एस्टेब्लिश है, और आज मैं नोएडा में मेरी वाइफ और मेरे 3 बच्चों के साथ अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो ये हरियाणा से नोएडा का सफ़र कैसे तय किया? कैसे आए आप नोएडा? देखिए, इंसान अपनी रोटी जो कमाने की इच्छा होती है, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाता है। जी। मेरे परिवार वाले इन-लॉज़ यहाँ रहते थे, काम अच्छा था, वहाँ भी काम अच्छा था। तो इन्होंने कहा, "जीजा जी आप वहाँ कहाँ रह रहे हो? आप बड़े शहर में आ जाओ, यहाँ आके मिलके कुछ बड़ा काम करते हैं।" बस फिर 2010 में नोएडा में अपना काम का सेटअप किया और आगे बढ़ते हुए आप देख ही रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं। आपके जीवन में एक बड़ा अच्छा उपलब्धि है कि आपने लगभग 750 बच्चों का आँखों का ऑपरेशन कराया। क्या था वो? कैसे आपने वो सब किया, कर पाए आप? अ, भैया ये बात है 1997 की। मैं बाइक से जा रहा था, जी। हॉर्न बजा रहा था। वो 12th क्लास का जो नशा होता है, फर्स्ट ईयर कॉलेज का जो नशा होता है, वो नशा था मेरे अंदर। बाइक का हॉर्न बजा रहा हूँ, वो सुन नहीं रहा, वो देख नहीं रहा। तो मैंने उसको जोर से हॉर्न बजाया, उसने बोला क्या है, बोला दिखता नहीं क्या? जी। मैं बोला दिखता नहीं है भैया। वहां से मेरा मन हृदय परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हुआ। जी। छोटी सी मेरी 17 साल की आयु थी, बस जीवन का एक लक्ष्य बना लिया। जिस क्षेत्र में मैं रहूंगा वहां एक भी नेत्रहीन नहीं रहने दूंगा। जेब में पैसे नहीं थे, मगर हौसला बहुत मजबूत ये था। संकल्प किया उस दिन। संकल्प किया। जी। वहां से हम 4 दोस्त बैठे थे, तो हम बोले एक संस्था का निर्माण करते हैं। जी। उस संस्था का नाम था कोशिश हमारी आशा। कोशिश हमारी आशा। जी। जी। तो परमात्मा की कृपा से उस संस्था का अध्यक्ष और संस्थापक मैं ही था। तो हमारा एक ही लक्ष्य था कि हमें प्रति वर्ष आंखों की चेकअप करवाने हैं, और जिसके भी आंखों में दिक्कत हो उसके लिए हमें ऑपरेशन करवाने हैं। तो हर साल एक कैंप लगाना, 100 के लगभग ऑपरेशन करवाने, और 1000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयां देनी। वो एक सिस्टम पूरा का पूरा हम एक प्रीमाइज एक बिल्डिंग के अंदर करते थे, और वहीं से उनका ऑपरेशन करवा कर उन गरीब लोगों को उनके घर भेजते थे। हम उसमें किसी से एक पैसा भी नहीं लेते थे। बात है 2000 की, सन 2000 की। जी। एक जन्म से अंधा बच्चा, उम्र मात्र 3 साल, मगर जन्म से अंधा, वो जी। देख नहीं पाता था। उसके परिवार वाले मेरे पास आए, मैं भी छोटा ही था, बेटा इस बच्चे का इलाज करवाओ। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका इलाज नहीं होगा, संभव नहीं है। संभव नहीं है। मगर मेरा हौसला बहुत मजबूत था। मैंने उसको दिल्ली दिखवाया, दरियागंज में, वो ठीक नहीं हुआ। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। जेब में पैसे नहीं, मैं चाहता था इसका बेस्ट इलाज किसी भी तरीके से इसकी रोशनी आ जाए, थोड़ी भी आ जाए। जी। तो डॉक्टर ओपी चौधरी होते थे सिरसा हरियाणा में, तो उनके साथ मिलके हमने उस बच्चे को मुंबई रेफर किया। जी। और माता रानी की, बाबा श्याम की ऐसी कृपा रही कि वो बच्चा ठीक हो गया और उसकी आंखों की रोशनी आ गई। आज वो देख सकता है। आज वो देख सकता है। उस समय जेब में पैसे नहीं थे, डॉक्टर का फोन आया कि पैसे चाहिए। एक हाथ में सोने की अंगूठी घर वालों ने दे रखी थी, एक गले में चैन थी, और एक स्कूटर था। वो मैंने तीनों ही उस बच्चे के लिए समर्पित कर दिया। बेच दिया। जी। वो पैसा मैंने उसके इलाज में लगा लगवाया, दिया। और वो बच्चा आज लगभग 27-28 साल का है, और उसके मंदिर में आज भी हमारी संस्था की फोटो लगी हुई है कि यही मेरे भगवान है, यही मेरे समाज ये आपके जीवन का बड़ा बदलाव वाला पॉइंट है। था। मेरे जीवन का बहुत बड़ा बदलाव है। तो वो समझ सकते हैं कि समझता आप। हूँ कि मैंने जीवन में क्या पाया। मैंने बहुत कुछ पाया,
जी। इंसान दिखावे के लिए करते हैं, मगर मैंने दिखावे के लिए नहीं, उस बच्चे के लिए, उस समाज के लिए किया। कोई मकसद बना तब से कि मैं अब कुछ ना कुछ करता रहूँ। बस जीवन इसी तरीके से आगे बढ़ता गया, फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। 2003 में शादी हो गई, जी, हरियाणा में गारमेंट्स और साड़ियों के बिजनेस किए। डे बाई डे 2010 तक काम किया, मगर मन नहीं माना कि मैं यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहता। जी, मेरा भी मूव करने का मन था, ऊपर से सहारा भी मिला, जी। तो मैं नोएडा की तरफ अग्रसर हो गया। फिर यहाँ अपना कर्म भूमि अपनी बना ली। कर्म भूमि अपने को उसको बना के हमने चले आओ। जी। आपके इस सारे समाज से सुन के हमारा भी एक अंदर से बड़ा अच्छा लगता है सुन के, और आपने वाक़ई मतलब सभी को भावुक करने वाली चीज़ें बताई हैं। तो एक और चीज़ दिखती है आपके अंदर, राष्ट्रभक्ति। आप हर साल तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान को प्रमोट करते हैं। हज़ारों तिरंगे आप हर साल निःशुल्क बाँटते हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, जब तक हम अपने देश के प्रति समर्पित नहीं होंगे, जी, तो हम अपने परिवार के प्रति भी समर्पित नहीं हो सकते। राष्ट्र, हाँ, बिल्कुल। कोई कहता है कि मैं परिवार के प्रति समर्पित हूँ, वो सिर्फ एक दिखावा है। ये राष्ट्र होगा जब भी हमारा परिवार होगा। जी, अगर हम अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो पहले हमें जो देश विरोधी ताकतें हैं, उससे अपने देश को सुरक्षित करने के लिए ठानना पड़ेगा। उन वीर सैनिकों के लिए सोचना पड़ेगा, अपने देश के लिए सोचना पड़ेगा, भारत माता के लिए सोचना पड़ेगा, और जी, भारत माता को सोचने के साथ साथ हमें उस तिरंगे के बारे में सोचना पड़ेगा, जो हमारी आन बान शान है। मैं किसी भी पार्टी में हूँ, कोई भी पार्टी की सरकार हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं चाहता हूं कि देश के अंदर 15 अगस्त और 26 जनवरी को इतनी बड़ी तिरंगा यात्राएं निकले कि पड़ोसी देश भी देखकर कांप जाए कि इस देश में हो क्या रहा है। जागरूकता बढ़ रही है। जागरूकता बढ़ रही है। जी। निसंदेह पिछले 15 सालों में जो परिवर्तन सत्ताधारी पार्टी ने करवाया है, वो काबिले तारीफ है। आपको लोग समाज सेवी के रूप में तो जानते ही थे, लेकिन धीरे-धीरे आपने एक व्यापारी, युवा नेता के रूप में भी एक छवि बनाई, और आज पूरे उत्तर प्रदेश में आपको लोग पहचानते हैं, और आप हर ज़िले के अंदर अपना गठन करते जा रहे हैं, विस्तार करते जा रहे हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि व्यापारियों के हित में कुछ करना है? 2016 की बात है पवन जी। जी, मेरा गाड़ी में से कोई सामान चोरी हो गया। जी, मैंने बहुत दौड़ धूप लगाई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, एक व्यापार मंडल का ग्रुप था, मैं उनके संपर्क में आया। जी, उन्होंने मेरी सहायता करने की ठानी, कोशिश भी की, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मगर वो काम वो करवा नहीं पाए। उन्होंने मुझे पहले दिन ही प्रदेश उपाध्यक्ष का पद देकर सम्मानित कर दिया, क्योंकि उनको सदस्यों की उस समय जरूरत थी। जी, उनके साथ काम किया, व्यापारियों के दुख को देखा, व्यापारियों की समस्याओं को समझा, उनके परिवार की समस्याओं को समझा, शासन और प्रशासन से एक व्यापारी को क्या दिक्कत आती है और उसकी जी, सोल्यूशन कैसे हो, जी। उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं, कोई समाधान नहीं, कोई कोई जवाब नहीं। समाधान नहीं। जी, तो ऐसे किसी मंडल से के साथ रहना, मुझे लगा हम किसी अपने समय को ही व्यर्थ कर रहे हैं। व्यापारी का कोई हित नहीं हो रहा है इसमें। व्यापारी का कोई हित नहीं हो रहा है। जी, बस एक ही मन में लगन थी कि मेरा व्यापारी, मेरा समाज सुरक्षित रहेगा जब ही मैं सुरक्षित रहूंगा, अदरवाइज मुझे कोई सुरक्षा देने वाला नहीं है। बताया जाता है कि उस संस्था द्वारा शायद किसी का शोषण भी किया जाता था, मतलब व्यापारियों का या कुछ। पवन जी, सबके अपने अपने कर्म हैं, सब अपने तरीके से काम करते हैं। कोई जेब से लगा के सेवा करता है और कोई जेब भरने के लिए सेवा करता है। इसके बारे में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बस मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरे किसी व्यापारी को, भाई को, मेरे समाज में किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को यदि कहीं मेरी जरूरत है, तो मैं उसके साथ हर समय खड़ा रहूं, और बिना किसी लालच के। और उसका यदि 1 रुपया भी नाजायज लगता है, तो मेरे दिल से दुख होता है। उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल, इसका गठन, इसका जन्म कैसे हुआ? देखिए, जब कहते हैं गुब्बारे में हवा ज्यादा बढ़ जाती है तो वो फूट जाता है। जी, फूटता क्यों है? उसकी जो परत होती है वो खत्म हो जाती है, सहन शक्ति खत्म हो जाती है। तो एज ए नागरिक, एज ए व्यापारी, जैसे आप कहते हैं समाज सेवी, तो मेरी भी सहन शक्ति की जो परत थी ना, वो उस व्यापार मंडल में रह के खत्म हो चुकी थी। जी, जहां हम व्यापारी सेवा की बात करते थे, जहां हम व्यापारियों की रक्षा करने की बात करते थे, यदि वहीं व्यापारियों का शोषण होता था, तो अंतरात्मा रोती थी कि मैं कहीं गलत जगह पर अपना काम कर रहा हूं, जो मेरे लेवल से कहीं अलग है, जो मेरी सोच से बहुत अलग है। जी, 2 साल निभाए, 2018 आया, 15 अगस्त का दिन, 14 अगस्त को हम बैठे, 15 अगस्त का दिन मैं और मेरे साथ नवनीत गुप्ता जी, प्रवीण गर्ग जी, 3 ही आदमी थे। मैंने उनको बोला कि मैं तो एक व्यापार मंडल अलग बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काम करना है। मुझे काम करना है। जी, उन्होंने बोले
उनका कहना था कि आप सोच रहे हो, मगर जो व्यापार मंडल चल रहा है ना, उसके आगे आप कुछ भी नहीं हो। हाँ, मतलब कहीं न कहीं डिमोटिवेट करने का काम नहीं, लगा ऐसा। मेरे परिवार में भी मेरे रिश्तेदारों ने आके कहा, ये किस आदमी से पंगा ले रहा है, जिसके बिना शहर चलता है नहीं है, जिसके बिना कोई बात नहीं होती, उस आदमी के से पंगा ले रहा है ये। लेकिन हौसले बुलंद थे। मैंने कहा मैं पंगा ले ही नहीं रहा, मैं मेरी लाइन चला रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, उनसे मेरा कभी भी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। जी, मुझे तो समाज के लिए, व्यापारियों के लिए, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए, गौ माता के लिए काम करना है, वो किसी भी तरीके से हो। तो उसी दिन शाम को 15 अगस्त की एक तिरंगा यात्रा सेक्टर 51 होशियारपुर से, मैंने 3 आदमी हम थे और बाकी बाजार के लोग इकट्ठे किए, 100-200-500 आदमी इकट्ठे होते दिखे और एक बड़ा जुलूस बन के तैयार कारवां हुआ। बनता गया। कारवां बढ़ता गया, जी, लोग पीछे चलते गए, सोचते गए कि हो क्या रहा है। सोचा ही नहीं था पवन जी क्या हो जाएगा। जी, अगले दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये श्रद्धांजलि सभा थी 16 तारीख को, जी, तो हमने उस दिन भी एक वृक्षारोपण किया, स्पोर्ट मीडिया का। जी, पहले दिन भी छापा, दूसरे दिन भी छापा, थोड़े दिन में अभिनंदन जी वाला कांड हो गया, अभिनंदन जी वाला जो अपने पाकिस्तान वाला, जी। उस पे हमने एक तिरंगा यात्रा सेक्टर 49 में निकाली। उस देशभक्ति की भावना है ना दिल में ऐसी भरती लोगों गई। का समर्थन मिलता गया और हौसला बढ़ता जिस गया। जिस बाजार में गया ना, हाँ बेटा कुछ कर, हम जी, तेरे साथ हैं, जी, हम तेरे साथ हैं। पूरा नोएडा का बच्चा बच्चे ने मेरा साथ दिया। मैं कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अकेला। हर इंसान ने मेरा साथ दिया, बिजनेस में मेरा साथ दिया, समाज में मेरा साथ दिया, और जो व्यापार मंडल को आगे बढ़ाने के लिए नोएडा के लोगों ने मेरा साथ दिया। आज जो 32 जिलों में 1,13,000 सदस्यों के साथ काम कर रहा है, उसका कोई सानी नहीं है। आज हम जिस लेवल पे भी काम करना चाहते हैं, हम अपनी जिम्मेवारी पे उस काम को करवा लाते हैं। एक चीज़ तो देखने को मिलती है कि कहीं कोई व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, तो वहाँ एक फ़ोन आता है कि विकास जी हमारे साथ ये समस्या हो गई, और आप ना दिन देखते हो रात देखते हो और आप तुरंत उसकी सेवा में लग जाते हो, और सुनने में मिलता है कि आप वो समाधान करके ही पीछे हटते हो। तो कैसे कर लेते हो मैनेज ये सब आप? ये आप सुबह उठ के आते हैं, ऑफिस आते हैं, जी, आपके ऑफिस में आप झाड़ू भी लगाते हैं, जी, सारे काम भी करते हैं, दिनचर्या का काम भी करते हैं, तो एक मन में ये होता है कि ये मेरा ऑफिस है। जी, जो वो व्यापारी है, वो मेरे दिल का दूसरा टुकड़ा, परिवार के साथ जो दूसरा हिस्सा, 50% मेरा परिवार, 50% मेरा व्यापारी। ठीक, उनका दुख मेरा दुख पहले होता है। जी। मैंने डरना तो किसी से पवन जी सीखा ही नहीं। डरना तो सिर्फ ईश्वर से। इस भगवान से बहुत डरता हूँ। जी, उनके बिना तो इंसान से नहीं। पानी का बूंद भी मेरे मुंह में जाए उनकी अनुमति के बिना, तो वो भी गलत। ठीक है। मगर जो व्यापारी सेवा की बात है, उनके उत्पीड़न की बात है, जी, कहीं मुझे पता चलता है कोई अधिकारी, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, जी, अगर हमारे व्यापारी का उत्पीड़न कर रहा है, हुँ, अपने बर्दाश्त से बाहर है। किसी भी लेवल पे उस अधिकारी को झुकना पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक दबाव पे झुके, चाहे वो व्यापारियों के प्रदर्शन पे झुके, चाहे हमें जिस मर्जी हद तक जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, प्रधानमंत्री तक जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटते हैं। ये हमारा एक ही शुरू से वादा था, किसी जी, व्यापारी को दिक्कत आएगी तो वो मेरी दिक्कत होगी, किसी और की नहीं होगी। और जी, उस दिन से हम अपनी लाइन लंबी करने में लगे हुए थे, आज तक हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हजारों केस आपको 1 साल के अंदर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे कि हम व्यापारियों के लिए क्या करना चाहते हैं और क्या करते हैं। ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं जो हमारे पास आया हो पिछले 7 सालों के अंदर जी, और उसका काम ना हुआ हो। मेरा एक ही फलसफा है इस जीवन का, अगर व्यापारी सुरक्षित है तो देश सुरक्षित रहेगा। व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी हैं, अर्थव्यवस्था के सैनिक हैं हम लोग। जी, जैसे सैनिक अपनी प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करते हैं, अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के लिए हम अपना देश, जो कमाई का मोटा रुपया होता है, 40% 30% सरकार को टैक्स के रूप में पे करते हैं, जिससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो हम भी एक सैनिक हैं और एक सैनिक कभी झुकता नहीं है। आपका देखो समाज सेवा के बारे में भी जाना बड़ा अच्छा लगा। फिर आपने व्यापारी के हित में आप दिन-रात लगे हुए हैं, ठीक है? और राष्ट्र हित की बात है तो वो भी आप कंटिन्यू करते रहते हैं। अब बात आती है कि धर्म क्षेत्र की, क्योंकि धर्म क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्रों में भी आप सक्रिय रहते हैं। जैन समाज हो, चाहे वो सनातन धर्म हो या गौ सेवा हो, तो इन सब के लिए टाइम कैसे निकालते हैं आप? जिसने समय को मैनेज नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। जी, समय को मैनेज करना, समय को प्रबंधन करना एक मैनेजमेंट के अंदर आता है। जी, आप मान लीजिए आपको 5 जगह जाना है, अगर आप शेड्यूल बना लेंगे 10 बजे यहाँ जाना है, 11 वहाँ जाना, 11:30 वहाँ जाना, तो आप 10-15 मिनट आगे पीछे उस चीज को सेट कर सकते हैं। जी, तो जरूरी नहीं है वहाँ 1 घंटा खड़ा होना।
उसको सेटअप देना पड़ता है। मैं जी बिजनेस के साथ, व्यापार मंडल के साथ, धर्म क्षेत्र में इसलिए अग्रणी हूँ, चाहता हूँ भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा बनी रहे। भगवान की ताकत के बिना तो मैं कुछ कर नहीं सकता। माता जी रानी और बाबा श्याम ने जो असीम ताकत दी है, बालाजी महाराज ने, उसको मैं कभी भी पीछे नहीं हट सकता। और जो उन्होंने ताकत दी है, हम में कुछ भी नहीं हूँ, तिल जी बराबर नहीं। जी ये सब उनकी प्रेरणा से समाज के प्रति, लोगों को धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, सनातन के प्रति भाव जागृत करने का मैं कार्य करता हूँ। कि उनके भाव जागृत होंगे तो उनके बच्चों में ऐसी शिक्षा आएगी कि वो भी धर्म के प्रति आएंगे। क्योंकि इस शहरी कल्चर के अंदर धर्म बहुत पीछे रह गया था, मगर इन 5 7 10 सालों के अंदर लोगों की दोबारा पुनरावृत्ति, नया जन्म होता है ना धर्म के प्रति, वो जी लोगों के अंदर दोबारा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जन जन की आवाज बन जाए धर्म, जन जन की आवाज बन जाए सनातन। हर आदमी के दिमाग में हो कि हाँ वो मेरे परमात्मा है, और सुबह उठ के सबसे पहले मंदिर में माथा झुका के, खाना खाने से पहले भगवान का नाम लेकर, ऐसी उन बच्चों में शिक्षा है कि भगवान के प्रति उनकी रुचि बनी रहे। आप व्यापारिक सेवा तो कर ही रहे हैं, व्यापारिक संगठन के माध्यम से, साथ में आपने एक संगठन और बनाया जिसके माध्यम से हर वर्ष एक साइंस भजन संध्या करते हैं खाटू श्याम की। तो कहीं कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो नहीं है आपकी, विधायक सांसद बनने का कोई सपना? देखिए पवन जी, मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी चीज से डिनाई नहीं करता, जी मैं किसी चीज को मना नहीं करता। समाज को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति चाहिए। ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि आप बिना राजनीति करे समाज में आगे बढ़ जाएंगे या समाज का काम करवा देंगे, तो नहीं करवा सकते। महत्वाकांक्षा जरूर मजबूत होनी चाहिए। किस लेवल की है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। किसी ने कुछ नहीं सोचा होता कौन क्या बनेगा, जी मगर अगर हमें समाज को सार्थक दौर की ओर लेके जाना है तो उसके लिए पॉलिटिक्स चाहिए। चाहे पॉलिटिक्स मैं खुद करूं, चाहे पॉलिटिशियन का मुझे साथ मिले। जी तो मैं चाहता हूं कि मैं एक सक्रिय राजनीति के अंदर आऊं, और इस देश के जो अशिक्षा में है हमारे देश है, बेरोजगारी में हमारा देश है, अंधकार में जितना हमारा देश है, भ्रष्टाचार में हमारा देश है, जो देशभक्त अपनी प्राणों की आहुति देते हैं, जो भ्रष्टाचारी उस देश को खराब करते हैं, उनको मैं सजा दिलवाऊं। जितने भी हमारे आतंकवाद के अड्डे हैं उनको खत्म करवाऊं। तो ऐसी एक सोच है मेरे अंदर कि हर असामाजिक ताकत को तोड़ दूं। उसके लिए मुझे कुछ ना कहीं राजनीति का साथ चाहिए, राजनीति में जाना मेरे लिए जरूरी है। अगर आपको जीवन में कुछ बदलाव करने का मौका मिल जाए तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? मैं इस देश से अशिक्षा को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, जी भूखमरी खत्म कर दूंगा। मेरा जो जीवन का लक्ष्य है, जी शिक्षा और भूखमरी, 2 चीजें ऐसी है, अगर वो खत्म हो गई तो हमारा देश बहुत आगे होगा, तरक्की करेगा। तरक्की करेगा हायर लेवल पे। सोच भी नहीं सकता, भूखा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता और बिना पढ़ा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अंधकार है दोनों। अब बात कर रहे हो कि शिक्षा के आप शिक्षा को प्रमोट करोगे, तो शिक्षा का कहीं ना कहीं दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है कि आज वृद्ध आश्रम में बुजुर्ग लोग रहने को मजबूर हैं, और ये वही बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे ज़्यादा शिक्षित हो गए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ तो आज भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ है, लेकिन जो ज़्यादा शिक्षित हो गए, जो विदेश चले गए या ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, तो वो अपने माँ बाप को अपने से दूर करके वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। क्या कहाँ कमी रह गई है? पवन जी देखिए, संस्कारों की कमी बहुत बड़ी पीड़ा है। जी वो संस्कारों की कमी है, वो उन बुजुर्ग व्यक्तियों ने ही ऐसे संस्कार अपने बच्चों को नहीं दिए, या उन बच्चों ने अपने घर में क्या देखा। आप बात को समझिएगा, जी उन बच्चों ने अपने घर में क्या देखा, जी अपने लिए क्या बिस्तर बिछा के आए हैं, अपने लिए क्या अपने आगे के रास्ते खुल गए हैं, वो बच्चे उस परिवार से सीख के आए हैं। कहीं ना कहीं उनके माता पिता की भी उसके अंदर कमी है, और कहीं ना कहीं जो विदेशी कल्चर हमारे देश के अंदर चला है, वो जहाँ पॉसिबल नहीं है, जहाँ वीजा नहीं लग पाते, जहाँ ले जा नहीं पाते, तो एक वो भी एक पीड़ा है। मगर संस्कार इस चीज के अंदर सबसे बड़े हैं। वो माँ बाप ही संस्कार अच्छे देंगे तो शायद उनके बच्चे गलत नहीं होंगे। जी। बात करें हम नशे की, आज की युवा पीढ़ी नशे में लिप्त है। क्या आप नशा करते हैं? हाँ, मैं नशा करता हूँ। कैसा नशा करते हैं आप? मैं धर्म का नशा करता हूँ, मैं अपने परिवार का नशा करता हूँ, मैं समाज में जो गलत चीजें हैं उनको खत्म करने के लिए नशा करता हूँ। वो नशे की इतना बड़ा नशा है, जब तक वो खत्म नहीं होता वो नशा उतरता ही नहीं है। आज समाज में कोई अच्छा काम होता है तो नशा होता ही नहीं है, समाज में कोई बुरा काम हुआ तो मेरे अंदर नशा हो जाता है कि इसको ठीक करना है। मेरे अंदर वो नशा है। मैं नशा, जो जितने भी लोग नशा करते हैं उनको एक ही प्रेरणा देता हूँ, आप अपना पैसा ही नहीं, अपना परिवार भी आप बर्बाद कर रहे हैं। आज आप जो 40 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए रोज खर्चा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, खर्चा करो, मगर उसको अच्छे खाने पे करो जिससे वो शरीर में आपके जागृति लाए, आपका शरीर स्वस्थ रहे। आज 100 रुपए, ये कल आने वाले टाइम में जब आपको कैंसर होगा या कुछ और होगा,
पहले तो आपकी जान जाएगी और करोड़ों रुपए आपके बच्चे सड़कों पर होंगे। अगर वो दो चीजों को समझ लेते हैं जो फोटो में दिखाती है गवर्नमेंट, मगर लोग समझने को तैयार नहीं है। जिसका जैसा चलन है वो उसको खत्म नहीं करना चाहता। मगर एक व्यक्ति भी अगर अपना नशा करना छोड़ दे तो हमारे जीवन की पुण्याई है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसको अगर हम समाज सेवा की तरफ लाना चाहें, क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो इस चीज़ को समझे और समाज सेवा में अपना थोड़ा समय निकालें? इन पिछले 5-10 सालों में युवा जागृत हुए हैं। उनका जी। मन रहता है कि हाँ, हम समाज के साथ जुड़े, समाज के प्रति कार्य करें। समाज एक बहुत बड़ा आईना है। जो समाज दे सकता है, जो लिंक, जो बिल्डअप, जो रिलेशन समाज बना सकता है, वो कोई नहीं बना सकता। जी। तो युवा समझने लग गया है, बिना समाज के मेरा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी एनजीओज के प्रोग्राम में चले जाएं, 90% युवा बैठे हुए मिलेंगे। क्यों? उनको समझ आने लगा बिजनेस बढ़वाना है तो भी हमें समाज चाहिए, अपने बच्चों के रिश्ते करने हैं तो भी समाज चाहिए, समाज में कोई बड़ा काम करना है, पैसा इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी हमें समाज चाहिए। अगर हम किसी को जानेंगे ही नहीं तो हमारे साथ जुड़ेगा कौन? इसलिए युवा समाज के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, चाहे वो उनका पर्सनल लालच हो, मगर फिर भी वो समाज के प्रति, धर्म के प्रति अपना प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। हम फिर से आते हैं राजनीति की तरफ। जी। तो क्या हम विकास जैन जो नाम है विधायक सांसद के रूप में देख सकते हैं भविष्य में? पवन जी, मैंने आपको बताया मेरी महत्वाकांक्षा राजनीति की है, सक्रिय राजनीति की है, चाहे वो विधायकी हो चाहे वो सांसद हो। मैं बिल्कुल खुले रूप से राजनीति में आना चाहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जग जाहिर बात है, नोएडा के बच्चे बच्चे को पता है कि विकास जैन आने वाले समय में राजनीति में आना चाहता है और कुछ हद तक आ भी चुका है। जी। बात इलेक्शन लड़ने की नहीं है, बात जीतने की नहीं है, बात हारने की नहीं है। मैं किस लेवल पे जाऊं कि जिससे मेरा समाज सुरक्षित रहे। मतलब समाज सेवा ही सर्वोपरि रहेगी, राष्ट्र सेवा रहेगी। राष्ट्र सेवा के लिए मैं राजनीति में आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा देश आतंकवाद से बचे, मैं चाहता हूं मेरा देश बेरोजगारी से बचे, मेरा देश जी। भ्रष्टाचारी से बचे, अशिक्षा खत्म हो, कूड़े के ढेर खत्म हो मेरे देश के, ऐसा एक सुंदर वातावरण तैयार हो। यदि किसी टाइम मौका मिला, आप लोगों ने, जनता ने मेरा साथ दिया, तो शायद मैं एक दिन जरूर आपके सामने किसी पद पर बैठकर यहाँ इंटरव्यू देता हुआ मिलूंगा। चलिए विकास जी, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप विधायक या सांसद के रूप में समाज सेवा करें, और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी, एक बात फिर भी कहना चाहूंगा आपको, जी। जैसे आज बैठा हूं ऐसे ही हर जगह मिलूंगा। जी। कहीं ऐसा आपको क्षेत्र नहीं मिलेगा कि विकास जैन का फोन ना उठे, विकास जैन किसी से बात ना करे, विकास जैन किसी के समस्या में साथ ना खड़े। जैसे आज है वैसे ही उस समय भी रहेंगे। घमंड ना पहले था, ना आज है, ना कभी होगा। जी। जीवन सिर्फ जनता के लिए समर्पित है, वो जनता के लिए रहेगा। जनता जितवाएगी तो जनता ही वो राजनेता बनेगी। मैं उनका एक सेवक बनूंगा, उनके लिए काम करने की इच्छा रखूंगा, उनकी समस्याओं को निपटाने का एक प्रमुखता से मेरा एक मन का जो मिशन है वो होगा। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। जय हिंद। विकास जी, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, राजनीति के लिए। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखते रहिए PNI टॉक।